हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। जी हाँ दोस्तों इस साल क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप इन 15 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, इस साल 7 मार्च 2024 को जो इंग्लिश का पेपर आपका होने वाला है, उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 आज के इस वीडियो में से ही आने वाला है। तो पूरा मुझे विश्वास है और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इन 15 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं वो 15 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपको याद करने ही हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। यानी ये 80 वर्ड्स में आपको इनका आंसर करना होगा। तो 15 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए। पहला क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो किस तरीके से आपको लिखना है, सिंपली इसी जिस तरीके से मैंने लिखा आपको बस ऐसे ही याद कर लेना है और ऐसे ही आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वैसा का वैसा आपको चिपका देना है। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्क्स हार्ड इन हिज फील्ड्स लाइक एन ऑक्स। यानी लेंचो जो था बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाला किसान था जो अपने खेतों में एकदम बैल की तरह काम करता था। ही ऑल्सो नोज हाउ टू राइट। वो जानता था किस तरीके लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, यानी लिखना पढ़ना वो जानता था। ही प्रेडिक्ट्स रेन एंड वेलकम्स इट। और वो बारिश की भविष्यवाणी करता है, फिर बारिश होती भी है। व्हेन देयर इज हेल स्टॉर्म ही बिकम्स वेरी सैड। लेकिन जब ओलावृष्टि होने लग जाती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है। ही हैज़ फुल फेथ इन गॉड। भगवान में उसका पूरा विश्वास है। ही एक्सपेक्ट्स हेल्प फ्रॉम गॉड व्हेन हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड। और वो भगवान से मदद की अपेक्षा भी करता है जब उसकी फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। ही हैज़ फेथ दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उसका पूरा विश्वास है, यानी भगवान में बहुत बड़ी आस्था है उसकी, और उसका पूरा विश्वास है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। यानी जिसको ईश्वर ने चोंच दी है उसके दाने का बंदोबस्त भी ईश्वर करेगा, ऐसी उसकी मान्यता है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड फॉर हिज हेल्प। तो इसीलिए वो भगवान को हेल्प के लिए एक लेटर लिखता है, मदद करने के लिए एक लेटर लिखता है। ऑन रिसीविंग हेल्प ही थिंक्स दैट गॉड हैज सेंट हिम मनी बट वन पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन केप्ट बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और जब उसे पैसे मिलते हैं तो वो ऐसा ही मानता है कि उसे उसकी मदद के लिए भगवान ने पैसे भेजे हैं। लेकिन जब उसे अपनी जो जितनी उसने डिमांड की थी उससे कम पैसे मिलते हैं तो वो ऐसा मानता है कि बाकी के जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। थर्स वी कैन से दैट ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी स्वभाव से काफ़ी साधारण मनुष्य था। तो इस तरीके से सिंपली आपको उसका करेक्टर स्केच करना है। अब हमारा देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। यानी हो सकता है एग्जाम में आपसे पोस्ट मास्टर के करेक्टर स्केच के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे? द पोस्ट मास्टर इज अ फेट अमिएबल फेलो। यानी पोस्ट मास्टर जो है एक मोटा ताजा और काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो। व्हेन द पोस्टमैन ब्रिंग्स टू हिम द लेटर दैट लेंचो हैड एड्रेस टू गॉड ही ब्रेक्स आउट लाफिंग। अब जब पोस्टमैन जो है पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर लेके जाता है जिसे लेंचो ने लिखा था, तो उस लेटर को पढ़कर जो पोस्ट मास्टर है वो जोर जोर से हंसने लगता है। बट सून ही बिकम्स सीरियस। लेकिन जल्द ही वो काफ़ी सीरियस हो जाता है। ही इज़ ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। क्योंकि जब वो लेटर को पढ़ता है तो लेटर में भगवान के प्रति लेंचो का विश्वास देखकर वो काफ़ी प्रभावित होता है। ही रिजॉल्व्स टू कीप इट इंटैक्ट। और वो संकल्प लेता है कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो बना रहे, इसलिए वो इस चीज़ का वो संकल्प लेता है। ही डिसाइड्स टू आंसर लेंचोज लेटर। अब वो लेंचो के पत्र का जवाब देने का निश्चय करता है। द पोस्ट मास्टर आस्क हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स टू डोनेट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और वो अपने कर्मचारियों को, अपने दोस्तों को इस अच्छे काम के लिए, दान देने के लिए भी वो कहता है। ही हिमसेल्फ गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और वो खुद भी अपनी सैलरी से एक हिस्सा इस काम में देता है। अनलकीली ही विद हिज स्टाफ इज सस्पेक्टेड बाय लेंचो ऑफ हैविंग केप्ट बैक अ पार्ट ऑफ मनी सेंट बाय गॉड। लेकिन दुर्भाग्यवश वो और उसके स्टाफ साथियों पर जो लेंचो है वो शक करता है कि उन्होंने उनके भगवान ने जो पैसे लेंचो को भेजे थे उन पैसों में से जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ साथी हैं उन्होंने पैसे चुरा लिए, रख लिए। तो वो दुर्भाग्यवश वो उन पर ही शक करता है, यानी लेंचो जो है वो पोस्ट मास्टर पर ही शक करता है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर के बारे में आपको लिखना, वो मोटा है, मिलनसार व्यक्ति है, वो उसके विश्वास को बनाए रखना चाहता है, वो उसकी मदद करता है, उसे पैसे भेजता है, अपनी सैलरी से में भी हिस्सा, सैलरी में से भी वो कुछ पैसे देता है, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करता है डोनेट करने के लिए। तो इस तरीके से आप उसका करेक्टर स्केच लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट
twin obligation does Mandela mention? Why couldn't he fulfill his first obligation? यानी किन दो कर्तव्यों के बारे में मंडेला ने बताया है, मंडेला ने इस चैप्टर में उल्लेख किया है, और वो अपना फर्स्ट ऑब्लिगेशन पूरा क्यों नहीं कर पाया, यानी मंडेला जो थे वो अपना प्रथम जो कर्तव्य था उसे पूरा क्यों नहीं कर पाए। तो इसका आंसर सिंपली आपको इस तरीके से देना है। मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला कहते हैं, उल्लेख करते हैं कि हर इंसान के दो कर्तव्य हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला तो उसका अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी, बच्चों के प्रति कर्तव्य है। दूसरा, द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा उसका जो कर्तव्य है वो उसका अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। ठीक है। But in a country like South Africa, it was impossible for Mandela to fulfill both the obligations on account of his birth and color. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये इम्पॉसिबल था मंडेला के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना, क्योंकि वो जन्म से उनका रंग और जन्म के आधार पर वो क्या थे, अछूत माना जाता था उन्हें। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ ब्लैक कलर who tried to live as a human being was punished and isolated। क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक काले रंग के आदमी के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था, उन्हें वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो गोरे लोगों को प्राप्त थे, और अगर वो उन अधिकारों के खिलाफ उन अधिकारों की मांग करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था, उन्हें एकांत में रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। he could not fulfill his first obligation as he was ripped from his family and home। और वो भी यानी मंडेला जो थे वो भी अपना फर्स्ट जो ऑब्लिगेशन था यानी अपने परिवार, बच्चों के प्रति जो उनका कर्तव्य था वो पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया गया था। ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस? यानी जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था और आखिरकार उसने कैसे सफलता पाई, यानी उड़ने में वो कैसे सफल हुआ। तो इसका सिंपली आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी टेरिफाइड हिम। यानी जो समुद्र नीचे काफ़ी दूर में फैला हुआ था तो वो चीज़ उसे भयभीत कर रही थी। बिसाइड्स इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो काफ़ी नीचा भी था। ही फेल्ट श्योर दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम सो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। और उसे पूरा विश्वास था कि जब वो उसके पंख जो है उसे उड़ने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, यानी उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं था और इसलिए वो उड़ने से डर रहा था। ही वॉज हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक वो भूखा रहा। हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू टुवर्ड्स द लीज वेयर द यंग सीगल वॉज। अब उसकी माँ क्या करती है, एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर वो उसकी तरफ उड़ती है, यानी चट्टान के पास जाती है जहाँ पर वो यंग सीगल बैठा हुआ था। शी डिड नॉट गो नियर इनफ टू हिम बट हेल्ड द फिश टेम्पटिंगली इन हर बीक। और वो उसके पास जाती है लेकिन अपनी चोंच में वो मछली का टुकड़ा लिए हुए उसे ललचाते हुए वो उसके पास में एकदम नज़दीक नहीं जाती, थोड़ी दूर से उसकी तरफ उसके पास एकदम नज़दीक नहीं जाती लेकिन थोड़ी दूर से वो उसके पास जाती उड़ती रहती है वहाँ पर। मैडन्ड बाय हंगर। अब जैसे ही वो मछली का टुकड़ा देखता है तो जो भूख से एकदम पागल होता है वो यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश। अब उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए वो गोता लगाता है, छलांग लगाता है एंड फेल डाउनवर्ड्स, और वो नीचे गिर जाता है। अब जब वो नीचे गिरता है तो ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है एंड लर्न टू फ्लाई, और फिर इस तरीके से वो उड़ना सीख जाता है। तो ये सिंपली आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। What surprise did the narrator have after landing safely at the airport? यानी जब वो एयरपोर्ट पर एकदम सुरक्षित लैंडिंग कर लेता है तो बाद में उसे क्या सरप्राइज होता है, क्या आश्चर्यचकित घटना उसके साथ होती है, क्या बात होती है जिससे वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। When the narrator came out of the storm, he saw 2 long straight lines of lights in front of him। जब वो नरेटर जो है वो तूफान से यानी बादलों से बाहर आता है तो वो देखता है एकदम उसके सामने 2 लंबी लाइनें हैं रोशनी की, लाइट्स की लंबी लाइनें हैं। इट वॉज एन एयरपोर्ट बट ही डिड नॉट नो विच एयरपोर्ट इट वॉज। वो देखता है कि ये तो एयरपोर्ट है लेकिन वो नहीं जानता था ये कौन सा एयरपोर्ट है। ही लैंडेड सेफली नियर द कंट्रोल टावर। तो वो अपने प्लेन को एकदम सुरक्षित वहाँ पर लैंड करवा देता है कंट्रोल टावर के पास में। ही वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। और वो सीधा कंट्रोल सेंटर में जाता है जहाँ पर एक महिला बैठी होती है और उस महिला से पूछता है कि वो दूसरा आदमी कौन था, दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की थी। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम। वो कहता है कि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब वो महिला उस हमारे जो नरेटर की तरफ देखती है और फिर हंसती है। सी सेड दैट नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट एंड हिज वाज द ओनली वन सी सॉ ऑन द रडार। अब वो कहती है कि उस दिन कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था, बस आप ही का प्लेन था
जो कि हम रडार में देख पा रहे थे। इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर हिम। तो ये बात सुनकर उसे काफ़ी आश्चर्य होता है, यानी जनरेटर को ये बात सुनकर काफ़ी आश्चर्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, वाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यानी एन ऐसा क्यों सोचती है कि पेपर में लोगों की बजाय ज़्यादा पेशेंस होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है। अ मैन हु हैज़ नो टू फ्रेंड्स टू शेयर हिज थॉट्स विद फाइंड वन सच फ्रेंड इन ए डायरी। यानी एक इंसान जिसका कोई सच्चा मित्र नहीं होता जिसे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, तो उसके लिए डायरी सच्चा मित्र के रूप में हो सकती है। ठीक है, एन टू हैज़ नो ट्रू फ्रेंड टू whom शी कुड टेल हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब एन जो थी उसके भी कोई अच्छा सच्चा मित्र नहीं था जिसे वो अपनी मन की भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को वो बता सके। सी इज़ रिमाइंडेड ऑफ द सेइंग दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब वो याद करते, एक कहावत को याद करते हुए कहती है कि पेपर जो होता है उसमें लोगों की बजाय ज़्यादा पेशेंस होता है। थॉट्स एंड फीलिंग्स आर सेफली स्टोर्ड ऑन पेपर इन ए डायरी। यानी एक डायरी में पेपर के ऊपर विचार और भावना एकदम साफ सुरक्षित जो है स्टोर करके रखी जा सकती हैं, सुरक्षित रखी जा सकती हैं। अ डायरी डजंट बिट्रे इट्स राइटर। एक डायरी जो होती है वो अपने लेखक को, अपने राइटर को कभी धोखा नहीं देती है। इट पेशेंटली कीप्स द राइटर्स थॉट्स टू इटसेल्फ। यानी ये एकदम धैर्यपूर्वक जो लेखक जो होता है, राइटर जो होता है, उसके विचारों को अपने तक सुरक्षित रखती है। ठीक है, और आप कितना भी कुछ लिखें, कितना भी कुछ कहें, ये हर चीज़ को, अपनी चीज, आपकी हर बात को सुनने को तैयार रहती है। तो ऐसा उसका मानना था। तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, वाई वॉज एन एंटायर क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। यानी पूरी उसकी जो क्लास थी वो क्यों भय और चिंता से कांप रही थी। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है भय और चिंता से कांपना। ठीक है, तो वो क्यों कांप रही थी पूरी क्लास। तो इसका आंसर सिंपली आपको इस तरीके से करना है। एन एंटायर क्लास वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर बिकॉज द प्रमोशन मीटिंग ऑफ टीचर्स वॉज गोइंग टू बी हेल्ड। अब वो पूरी क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स इसलिए हो रही थी, यानी कांप रही, इसलिए कांप रही थी, इसलिए ट्रेम्बल कर रही थी। क्यों नहीं डर था, क्योंकि आज जो था प्रमोशन मीटिंग, यानी प्रमोशन मीटिंग होने वाली थी। टीचर जो है बच्चों की प्रमोशन मीटिंग करने वाले थे। इन दिस मीटिंग, और इस मीटिंग के अंदर इट वॉज गोइंग टू बी डिसाइडेड हु वुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु वुड बी केप्ट बैक। और इस मीटिंग में ये तय किया जाना था कि कौन जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा और कौन वापस सेम क्लास में ही रहेगा। दिस मेड द स्टूडेंट्स टेरिबली अफ्रेड एंड एनेक्सियस। और ये बात सोचकर सभी बच्चे जो थे काफ़ी भयभीत थे, काफ़ी चिंतित थे। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज रिवर कावेरी अ लाइफ लाइन फॉर वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग। यानी कुर्ग में जंगली जीवन के लिए जो कावेरी नदी जो है वो एक जीवन रेखा के रूप में है। कैसे है, तो इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपली आप अपना आंसर इस तरीके से लिखेंगे, रिवर कावेरी इज अ लाइफ लाइन फॉर वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग। यानी जो कावेरी नदी है वो कुर्ग में जंगली जीवन के लिए एक जीवन रेखा के रूप में मानी जाती है। देयर इज अ फ्रेश वाटर फिश नोन एज महासीर फाउंड इन कावेरी एट कुर्ग। यानी कुर्ग में जो कावेरी नदी है वहाँ पर महासीर नाम की एक मछली है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यानी महासीर मछली के लिए वो एकदम सबसे सही जगह है। कावेरी नदी जो है उसमें हर चीज़, जो महाशीर मछली है उसके लिए एकदम उपयुक्त नदी है ये। द अदर फिशेज आर हंटेड बाय किंग फिशर। और जो दूसरी मछलियाँ हैं उनका किंग फिशर जो है, दूसरी मछलियों का शिकार भी किंग फिशर के द्वारा किया जाता है वहाँ पर। दे डाइव फॉर दीज फिश। और वो इन मछलियों के लिए वहाँ पर गोतियाँ लगाते हैं। स्क्वल्स एंड लंगूस ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर एंजॉइंग द स्प्लैश इन द क्लियर वाटर। और गिलहरियों के लिए, लंगूर के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है ये, क्योंकि वो जो है आधे अधूरे खाए हुए फलों को इस पानी के अंदर डालते हैं और फिर वो जो छपाक से जो पानी की आवाज़ आती है उस आवाज़ का आनंद लेने के लिए वो अपने आधे खाए हुए फलों को इसके अंदर फेंकते हैं। महावत स्क्रब देयर एलिफेंट्स इन द रिवर। और महावत जो होते हैं वो भी अपने हाथियों को यहाँ पर नहलाते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय द बाथिंग। और हाथी जो है वो भी नहाने का आनंद लेते हैं। इट इज़ ए हेवन फॉर द फिशरमैन। मछुआरों के लिए भी स्वर्ग के मानिंद है, स्वर्ग के समान है। कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और कावेरी जो है अपना पानी जो है कहाँ से प्राप्त करती है, कुर्ग के जंगलों से, कुर्ग की पहाड़ियों से। तो कुल मिला के कावेरी नदी के बारे में बताया गया। एक तरह से जंगली जीवन के लिए वो जीवन रेखा मानी जाती है। सभी फैसिलिटी, यानी जानवरों को, जंगली जो जानवर हैं उनके लिए सभी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ जो है वो कावेरी नदी पूरी फैसिलिटी में प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा,
व्हाट वाज द कॉज ऑफ लिविंग पैलेस बाय गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध अपने महल को छोड़ देते हैं तो इसका क्या कारण था। तो इसका सिंपली आपको आंसर इस तरीके से करना है। व्हेन प्रिंस सिद्धार्थ अटेंड ऑफ एज ऑफ 25 ही वंस वेंट फॉर हंटिंग। एक बार क्या हुआ, सिद्धार्थ जब 25 साल के हो गए थे तो एक बार वो शिकार के लिए जाते हैं। ऑन हिज वे ही सॉ 4 थिंग्स, और रास्ते में वो 4 चीज़ें देखते हैं। ऑल दोज थिंग्स मेड हिम थिंक अबाउट हिज ओन लाइफ, और ये सभी घटनाएं, ये सभी इंसिडेंट्स जो हैं उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने को मजबूर कर देती हैं। ही सॉ अ सिक मैन, वो एक बीमार आदमी को देखते हैं। देन एन एज्ड मैन, और एक उम्र दराज आदमी को देखते हैं। देन अ फनरल प्रोसेशन, फिर बाद में एक अंतिम संस्कार प्रक्रिया जो हो रही थी उसे वो देखते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क हु वाज बेगिंग फॉर आर्म्स, और आखिरकार वो एक सन्यासी को देखते हैं जो भिक्षा मांग रहा होता है। ऑल दी साइट्स मूव्ड हिम अलॉट, और ये सभी दृश्य उन्हें काफ़ी हिला कर रख देते हैं। ही डिसाइडेड टू सर्च द रीजन ऑफ ऑल द सफरिंग्स, और वो तय करते हैं कि इन जितने भी दुख हैं जीवन में, इन दुखों का कारण जानने का वो निश्चय करते हैं। ही लेफ्ट हिज पैलेस एट नाइट इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और बस इन्हीं दुखों का कारण जानने के लिए वो अपने महल को उसी रात छोड़ देते हैं, यानी ज्ञान की तलाश के अंदर वो अपने महल को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे ये रहा, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, यानी नश्वर प्राणियों के जीवन के बारे में बुद्ध क्या कहते हैं। तो इसका सिंपली आपको आंसर इस तरीके से करना है। बुद्ध सेड दैट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग। बुद्ध का कहना है कि जो नश्वर प्राणी है उनका जीवन जो है दुख और दर्द से भरा हुआ है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, एक उम्र प्राप्त करने के बाद में, यानी वृद्धावस्था के बाद में, देयर इज डेथ, मृत्यु निश्चित है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी जब फल पक जाता है तो उसके गिरने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। एज ऑल द अर्थन वेजल्स हैव डिस्ट्रक्शन एज देयर एंड, और जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं उनका विनाश ही उनका अंत है। निश्चित रूप से उन्हें एक दिन नष्ट होना है, मिटना है उन्हें। सो इज़ द लाइफ ऑफ ऑल द मॉर्टल्स, और इसी तरीके से जितने भी नश्वर प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबका जीवन भी इसी तरीके से, इन्हें भी एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, इन्हें भी एक ना एक दिन मरना है, मिटना है। एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे, हर इंसान को एक दिन मरना है। डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, यानी सभी प्राणियों को ये आएगी, इसे टाला नहीं जा सकता। पेन एंड सफरिंग आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइफ, दुख और दर्द ये सभी जीवन के हिस्से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म इनटू गौतम बुद्ध, यानी जो सिद्धार्थ प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो गौतम बुद्ध में कैसे परिवर्तित हुए। तो इसका सिंपली आपको आंसर इस तरीके से करना है। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वेरी मच मूव टू सी द सोरोज ऑफ वर्ल्ड, यानी संसार के जब उन्होंने दुखों को जाना, दुखों को देखा तो वो काफ़ी हिल गए, काफ़ी प्रभावित हुए। व्हेन ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, जब वो 25 साल के थे, ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वो घर से बाहर निकल गए। और he wandered for 7 years and finally sat down under a people tree, और वो लगभग 7 साल तक भटकते रहे और आखिरकार एक पेड़ के नीचे उन्होंने शरण ली, वहाँ पर वो बैठे। आफ्टर द 7 days ऑफ एनलाइटनमेंट, और वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद में ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस पीपल वृक्ष का नाम रखा गया बोधि ट्री। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज देन नेम्ड एज द बुद्ध, और तब प्रिंस सिद्धार्थ जो थे उनका नाम उसी वक्त से क्या हो गया था, बुद्ध, यानी बुद्ध के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपको अपना आंसर देना है। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, यानी ऑटर का जो नाम था वो मैक्सवेल ऑटर कैसे पड़ा, कैसे रखा गया। तो इसका सिंपली आंसर आपको इस तरीके से देना है। द ऑटर वॉज नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर बिकॉज इट वॉज ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, यानी ये जो ऑटर था ये एक ऐसी प्रजाति थी जो साइंस से भी, विज्ञान से भी अछूती थी, यानी विज्ञान भी इसके बारे में नहीं जानता था। एंड वॉज एट लेंथ क्रिशन्ड बाय जूलॉजिस्ट, और जंतु वैज्ञानिकों द्वारा एक लंबे समय तक इसका नामकरण किया गया, और इसका नामकरण क्या किया गया, लुट्रोगेल पर्सपिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। तो इनका नाम, वैज्ञानिक जो नाम था वो दिया गया लुट्रोगेल पर्सपिसिलाटा मैक्सवेली, या इन्हें मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से जाना गया, यानी इन्हें जो जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा इसे ये नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, यानी अनएंडिंग जॉय क्या था वल्ली के लिए और उसकी जबरदस्त इच्छा क्या थी।
तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। यानी जो बस को वो देखती थी यात्रियों से भरी हुई, उसके गांव से और कस्बे की तरफ जो बस जाती थी, हर बार जितनी बार भी वो आती थी बस, नए नए यात्रियों से वो बस भरी हुई होती थी। तो ये चीज़ देखना उसके लिए काफ़ी जो था जॉय, यानी काफ़ी खुशी का कारण था, अनएंडिंग जॉय था उसके लिए। ठीक है, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड द बस वंस, और उसकी प्रबल इच्छा थी कि एक बार वो बस की सवारी करे, यानी बस की सवारी करना उसकी प्रबल इच्छा थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन। यानी जो वल्ली जो थी वो एल्डरली वुमन से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, अली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन बिकॉज शी लुक्ड क्वाइट रिपल्सिव। यानी वो उससे दोस्ती करना इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जो महिला थी वो काफ़ी घृणास्पद नज़र आ रही थी। सी हैड बिग होल्स इन हर ईयर लॉब्स एंड वॉज वेयरिंग अगली ईयर रिंग्स, और उसके जो कानों में बड़े बड़े छेद थे और उसने कानों में जो है भद्दी बालियां पहनी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस सी वॉज च्यूइंग बीटल, और इसके साथ साथ वो पान भी चबा रही थी, एंड सुपारी चबा रही थी। एंड हर माउथ वाज आल्सो फिल्ड विद बीटल जूस, और उसका जो मुंह था वो भी बीटल जूस से यानी पान के जूस से जो है सुपारी के जूस से भरा हुआ था। हर माउथ वाज गिविंग अ फाउल स्मेल, और उसके मुंह से बदबू आ रही थी। बस इसी कारण से वो उस महिला से दोस्ती नहीं करना चाहती थी, उस महिला से बात नहीं करना चाहती थी। अगला हमारा क्वेश्चन आप देख लें, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। वो ये रहा, वाई डज द राइटर गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई। यानी राइटर बसरा क्यों जाता है, कितने समय वहाँ पर वेट करता है और क्यों उसे वेट करना पड़ा। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, ही गोज टू बसराज कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर द मेल फ्रॉम यूरोप। यानी जो राइटर हमारे थे वो बसरा जो दूतावास में जाते हैं वो, क्योंकि उनको यूरोप से एक मेल आनी थी, एक डाक आनी थी, उस मेल को उन्हें रिसीव भी करना था और उसका जवाब भी देना था। ही वेट्स देयर ओवर ए वीक, और वहाँ पर वो लगभग 7 दिन रुकते हैं, सप्ताह भर रुकते हैं। व्हेन ही फाइंड्स दैट हिज मेल हैजंट अराइव्ड, और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मेल अभी नहीं आई है, ही केबल्स टू इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड में तार भेजते हैं। इट रिमेन्स अनरिस्पॉन्सिव फॉर 3 days, 3 दिन तक उसका भी कोई जवाब नहीं आता। ही रिसीव्स हिज मेल आफ्टर 5 days, यानी 5 दिनों बाद उन्हें अपना जो है डाक जो है, जिस डाक के लिए वो गए थे वो डाक उन्हें 5 दिन बाद में प्राप्त होती है, 5 दिन बाद में मिलती है। तो इसलिए इस कारण उन्हें इतना समय वहाँ पर रहना पड़ा था। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये थे 15 क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, इन 15 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रट लें, अच्छी तरीके से याद कर लें। यकीन मानिएगा दोस्तों, इस साल जो 7 मार्च 2024 को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उस पेपर में यकीन मानिए इस वीडियो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep smiling, keep learning, and once again, thank you. Have a nice day.